बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, फिज़िक्स में सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बात होती है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर करते हैं, और वही क्वांटिटीज़ जो हैं वो फ़िज़िक्स की बेस होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो है उसकी बुनियाद है मेजरमेंट पर। मेजरमेंट का क्या मतलब है? मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो असाइन कर देना। फॉर एग्जांपल, इस मार्कर की लेंथ क्या है, इसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो असाइन कर देना, वो इसकी मेजरमेंट है। या इस मार्कर का मैस कितना है उसको मेजर कर लेना। ये हम कैसे करेंगे? इसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करेंगे कि इसका मैस 2 है, 3 है या 4 है, और साथ में हम कोई भी सूटेबल यूनिट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जब भी हम जो है वो मेजरमेंट करते हैं फिज़िक्स में किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की, तो उस मेजरमेंट में कोई ना कोई जो है वो अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स गैर यकीनियत, यानी किसी भी चीज़ पर पूरा इत्मीनान ना होना, उस पर यकीन ना होना। तो मेजरमेंट में जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है उसकी नंबर ऑफ रीजंस होती हैं, जिनको हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रीजंस जो हैं वो अनसर्टेनिटी की तरफ हमें लेकर जाती हैं। लेकिन उन रीजंस में से एक रीज़न जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। वो रीज़न है हमारे पास कि हम जो मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट पर भी डिपेंड कर रही होती है अनसर्टेनिटी जो कि मेजरमेंट में आती है। तो इंस्ट्रूमेंट का चेंज होना किस तरह से अनसर्टेनिटी को इफेक्ट करता है ये हम आज डिस्कस करेंगे, और इसी में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल ली है जिसमें हमारे पास कोई एक लाइन है और उसकी हम लेंथ मेजर करना चाहते हैं, और मैंने यूज़ किया है मीटर रॉड। मीटर रॉड स्टूडेंट्स एक रूलर होता है जो आप आम हालात में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक मीटर रॉड है यानी रूलर है जो कि 30 सेंटीमीटर तक लेंथ को मेजर कर सकता है। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर की लेंथ मेजर करना चाहता हूँ तो इसकी मैं एक साइड जो है वो 0 सेंटीमीटर पर रखूँगा, और इस मार्कर की टिप जहाँ पर लगेगी जाकर वहाँ से मैं वैल्यू को नोट कर लूँगा, तो मेरे पास इस मार्कर की लेंथ आ जाएगी। तो मीटर रॉड को स्टूडेंट्स मैंने थोड़ा मैग्नीफाई करके व्हाइट बोर्ड पर बनाया है। ये पॉइंट है 0 सेंटीमीटर और ये स्केल चलता जा रहा है 30 सेंटीमीटर तक, और मैंने इनमें से दो पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए हैं। ये है 10 सेंटीमीटर और ये है मेरे पास 11 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस जो है ये स्केल पर 1 सेंटीमीटर होगा। अब गौर कीजिएगा कि मीटर रॉड में 1 सेंटीमीटर के दरमियान छोटी लाइनें भी मौजूद होती हैं, ये वाली। इन दो छोटी लाइंस का आपस में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस हमारे पास स्टूडेंट्स होता है 1 मिलीमीटर, या इसे हम कहते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ये हम कैसे निकालते हैं? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास लेंथ है जी 1 सेंटीमीटर, और इस 1 सेंटीमीटर को हमने टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो हम 1 सेंटीमीटर को 10 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो एक पार्ट का हमारे पास जो लेंथ होती है वो हमारे पास आ जाती है 1 मिलीमीटर, जिसको हम 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं। और इसी को स्टूडेंट्स मीटर रॉड का लीस्ट काउंट बोला जाता है। हर इंस्ट्रूमेंट का जिसको हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट वो वाली वैल्यू होती है जो वो इंस्ट्रूमेंट कम से कम मेजर कर सके। फॉर एग्जांपल, मीटर रॉड जो है वो 0.1 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ को मेजर नहीं कर सकता। इसी तरह अगर मेरे पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैस को मेजर करता है, तो उसका लीस्ट काउंट अगर मैं 1 kg मान लूँ तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो 1 kg से कम वाले मैस को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो लीस्ट काउंट छोटी से छोटी वो वैल्यू होती है जो कि इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक लाइन है जिसकी एक साइड जो है वो 0 सेंटीमीटर पर पड़ी है और दूसरी साइड जो है वो इस पॉइंट पर मौजूद है,
और ये हमारे पास जो इस लाइन की साइड है ये 10, 10.1, 10.2, 10.3, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे पास है 10.3, तो इसके बिल्कुल सामने है, लिहाजा इस लाइन की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 10.3 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये वाला एंड जो है इस लाइन का ये 10.3 से आगे हुआ या पीछे हुआ, तो फिर हम इस लाइन की लेंथ को कितना लिखेंगे, इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। तो ये मेरे पास है स्टूडेंट्स 10.3, तो ये मेरे पास होगा 10.4, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है अभी आपको बताया, डेट इज़ 1 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर ये वाली टिप जो है ये 10.3 से आगे चली जाए तो फिर हम 10.3 और 10.4 का सेंटर वाला एक पॉइंट देखेंगे, ये वाला एक सेंटर वाला पॉइंट है। इस सेंटर वाले पॉइंट से अगर पीछे हुई इस लाइन की टिप, तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन की जो लेंथ है उसको 10.3 लेंगे। 10.31 क्यों नहीं लेंगे, इसलिए कि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है 0.1, यानी कि ये आपको डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट लिखने की इजाज़त देता है। तो अगर ये टिप जो है ये 10.3 से आगे चली गई तो आप कहेंगे सर 10.31 लिख लेते हैं, सर 10.32 लिख लेते हैं। तो 10.32 या 31 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि मीटर रॉड डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट लिखने देता है। तो स्टूडेंट्स हमने एक ही डिजिट लिखना है। अब वो डिजिट क्या होगा, उसके लिए हम 10.3 और 10.4 का सेंटर वाला पॉइंट देखेंगे। अगर ये लाइन का एंड 10.3 और 10.4 के सेंटर वाले पॉइंट से पीछे हुआ तो इसकी लेंथ को हम लेंगे 10.3 सेंटीमीटर। लेकिन अगर यही एंड जो है ये 10.3 और 10.4 के सेंटर वाले पॉइंट से आगे निकल गया हुआ या इस सेंटर वाले पॉइंट को टच कर रहा हुआ, तो उस केस में हम स्टूडेंट्स इस लाइन की लेंथ को 10.38 नहीं लिखेंगे, 10.37 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जहन में बात आएगी कि 10.3 और 10.4 के सेंटर में है 10.35, उससे आगे होगा 10.37, उससे आगे होगा 10.38। तो सर लाइन आगे है तो हम 10.37 या 10.38 ले लेते हैं। तो बेटा अभी बात की कि मीटर रॉड आपको डेसिमल के बाद एक से ज़्यादा डिजिट लिखने की इजाज़त नहीं देता, लिहाजा आपने एक ही डिजिट रखना है डेसिमल के बाद। तो अगर इस पॉइंट को ये एंड टच कर रहा हुआ या इस सेंटर वाले पॉइंट से आगे हुआ तो फिर हम 10.3 लेंथ नहीं लेंगे, हम 10.4 लेंथ लेंगे, और इसी लाइन की लेंथ हमारे पास फिर होगी 10.4 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ हमने जो डिस्कस की इसमें हमने दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। पहला पॉइंट ये कि ये हमारे पास है 10.3 और ये है 10.4। अगर 10.3 और 10.4 के सेंटर वाले पॉइंट से पीछे लाइन हुई तो उसकी लेंथ हम 10.3 लेंगे, यानी पीछे वाला डिजिट लेंगे। और अगर लेंथ जो है वो सेंटर वाले पॉइंट को टच कर रही हुई या उससे आगे हुई तो फिर स्टूडेंट्स हम 10.4 वाली वैल्यू लेंगे। तो इस तरह से हम जो है वो मीटर रॉड से किसी भी लाइन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें आपको किसी एक लाइन की लेंथ बता दी गई है कि वो है 12.7 सेंटीमीटर, और कहा यह गया है आपसे कि वो लेंथ जो है वो मीटर रॉड से मेजर की गई है। तो अब सोचे ज़रा, जैसे ही आपको बताया जाएगा कि 12.7 सेंटीमीटर है तो आपके माइंड में फ़ौरन एक अनसर्टेनिटी आएगी, गैर यकीनियत आएगी। वो इसलिए कि अभी हमने डिस्कस किया था कि लाइन की लेंथ जो है वो 10.3 से थोड़ा आगे भी गई थी, तो हमने मिड पॉइंट के हिसाब से उसको क्या ले लिया था, 10.3 ही ले लिया था। तो हो सकता है ये भी 12.7 से थोड़ी आगे हो लेकिन इसको 12.7 लिखा हो। इसी तरह हमने अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि वो लेंथ जो थी वो 10.3 और 10.4 के सेंटर से आगे जा चुकी थी, यानी 10.35 से भी ज़्यादा थी, लेकिन हमने उसको क्या ले लिया, 10.4 सेंटीमीटर ले लिया, हालांकि वो 10.4 सेंटीमीटर नहीं थी। तो हो सकता है ये भी 12.7 ना हो, बल्कि इसको मजबूरन 12.7 जो है वो लिखा गया हो। अब किन हालात में इसको 12.7 लिखा जाएगा ज़रा समझिए।
तो ये मेरे पास है जी 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, इनमें ये पॉइंट है 12.6। अब 12.6 और 12.7 का सेंटर है हमारे पास ये, और 12.7 और 12.8 का सेंटर हमारे पास है ये। तो स्टूडेंट्स अगर तो ये लाइन जो है एग्जैक्ट 12.7 के नीचे आ रही हुई तो हम कहेंगे कि लेंथ 12.7 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर इस लाइन का ये वाला एंड 12.7 से आगे चला गया तो हम उसको 12.71 या 12.72 नहीं लिख सकते। ये अभी हमने रूल पढ़ा था, क्योंकि मीटर रॉड हमें इजाज़त नहीं देता। उसके लिए हम ये वाला मिड पॉइंट देखेंगे। अगर इस लाइन का एंड इस मिड पॉइंट से पीछे हुआ तो हम लेंथ ले लेंगे 12.7 सेंटीमीटर, और अगर इस लाइन का जो एंड है वो 12.7 और 12.8 के सेंटर को टच कर रहा हुआ या उससे आगे हुआ तो हम क्या लेंगे 12.8 सेंटीमीटर। अब फर्ज करें यही लाइन जो है ये 12.7 से पीछे आ जाती है, जरा गौर से समझिएगा। अगर ये लाइन 12.7 से पीछे आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आए, तो स्टूडेंट्स देखें 12.6 और 12.7 इन दोनों का सेंटर हमारे पास है ये, जो क्या है 12.65, और इस लाइन का जो एंड है वो 12.65 से आगे है। तो हमने कहा था जब आगे होगा तो हम अगले वाली रीडिंग लेंगे, यानी कि 12.65 या 12.67 या 12.68 होने की सूरत में भी हम इसको क्या लेंगे 12.7 सेंटीमीटर। तो अब आपके जहन में स्टूडेंट्स आया होगा कि अनसर्टेनिटी यहाँ पर कैसे आ रही है, यानी कि लाइन का एंड जो है वो 12.65 से लेकर 12.75 तक अगर हो तो हम उसको 12.7 ही मार्क करेंगे। हाँ, अगर एंड जो है वो 12.75 से आगे चला जाए तो हम उसको 12.8 लिख लेंगे, और अगर एंड जो है वो 12.65 से पीछे आ जाए तो हम उसको 12.6 लिख लेंगे। लेकिन 12.65 और 12.75 के दरमियान में अगर एंड रहता है तो उसको हम क्या लिखेंगे 12.7 ही लिखेंगे, यानी कि इस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी मौजूद है। अब एक बात तो यहाँ पर कंफर्म है कि 12 तो लेंथ रहनी ही रहनी है, चाहे 12.65 चाहे 12.75 हो चाहे 12.72 हो, यानी कि 12 तो रहनी ही रहनी है। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास 1 और 2 जो हैं ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं, यानी इनमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन हमारे पास डेसिमल के बाद जो 7 डिजिट लिखा है ये डाउटफुल डिजिट है, क्योंकि इसकी रेंज मैंने अभी आपको बताई कि ये 12.65 से लेकर 12.75 तक भी हुआ तो मीटर रॉड हमें ये मजबूर कर देगा कि हम इसको 12.7 ही लेंगे। तो हम लेते हैं जी 12.7। अब 12.7 वैल्यू ले ली, लेकिन असल में 12.7 पता नहीं थी या नहीं। 12.7 से पीछे भी हो सकती है या आगे भी हो सकती है। तो 12.7 से अगर मैं पीछे को जाऊं तो ये है 12.65 और ये वाला गैप है मेरे पास 0.05, और अगर मैं 12.7 से आगे को जाऊं 12.75 तक तो ये वाला गैप भी मेरे पास है 0.05, यानी कि 12.65 और 12.75 के दरमियान में अगर रीडिंग लेनी है तो वो रीडिंग हम लेंगे 12.7। ये 12.7 से असल में कम भी हो सकती है 0.05 और 0.05 ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसको हम लिख देंगे 12.7 प्लस, यानी हो सकता है 12.7 से ज़्यादा हो, लेकिन कितनी ज़्यादा हो सकती है, सिर्फ 0.05 तक ज़्यादा जा सकती है, और 12.7 से कम भी हो सकती है, और कितना कम हो सकती है, माइनस लगा दिया 0.05। अब गौर करें, ये वाली जो चीज़ मैंने इस मेजरमेंट के साथ लिखी है ये लीस्ट काउंट का हाफ है, इस बात को जहन में रखिएगा। अब इस मेजरमेंट में स्टूडेंट 7 जो है वो हमारे पास क्या है, डाउटफुल डिजिट है, यानी कि इसके बारे में हम श्योर नहीं हैं कि ये 7 ही है। तो यहाँ से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में जो हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होते हैं और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं।
तो मीटर रॉड से मैंने ये वाली जो मेजरमेंट ली है, इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जी? तो टोटल मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज करता हूं, क्योंकि हमने कहा था कि मेजरमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट से करते हैं और इंस्ट्रूमेंट जो है वो अनसर्टेनिटी को इफेक्ट करता है। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया। इंस्ट्रूमेंट हम ले लेते हैं वर्नियर कैलिपर या हम ले लेते हैं स्क्रू गेज। तो स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर जो है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर और जो स्क्रू गेज होता है इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। मीटर रॉड का क्या था? 0.1 सेंटीमीटर। मीटर रॉड आपको डेसिमल के बाद 1 डिजिट लिखने की इजाजत देता था। अब वर्नियर कैलिपर जो है वो आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखने की इजाजत देगा और स्क्रू गेज जो है वो आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखने की इजाजत देगा। तो इसी लाइन की लेंथ अगर मैं वर्नियर कैलिपर से मेजर करूं तो उसको मैं स्टूडेंट्स ये भी लिख सकता हूं 12.7 और साथ में मैं 1 भी लिख सकता हूं, 2 भी लिख सकता हूं, इसलिए कि वर्नियर कैलिपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखने की इजाजत देता है। अब यहां पर हमारे पास 12 भी एक्यूरेटली 9 डिजिट है और 7 भी एक्यूरेटली 9 डिजिट है, लेकिन ये जो हमारे पास 1 होगा ये पहला डाउटफुल डिजिट होगा। तो हम एक्यूरेटली 9 डिजिट्स और पहले डाउटफुल डिजिट को क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स 4 आ जाएंगे। स्क्रू गेज के केस में क्या होगा? इसी लाइन की लेंथ जो है उसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं 12.723, इसलिए कि स्क्रू गेज डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लिखने की इजाजत देता है। यहां पर ये मेरे पास 12 जो है ये एक्यूरेटली 9 डिजिट्स हैं, 7 और 2 भी एक्यूरेटली 9 डिजिट्स हैं, लेकिन 3 जो है वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। तो यहां पर मेरे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो यहां तक हमने जो बातें डिस्कस की, एक लीस्ट काउंट, एक अनसर्टेनिटी और एक हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनको हम आपस में रिलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन 3 एग्जांपल्स में हमने ये गौर किया कि जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम है वर्नियर कैलिपर से भी और मीटर रॉड से भी, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? ज्यादा हैं। देखें, स्क्रू गेज में 5 हैं, वर्नियर कैलिपर के केस में 4 हैं और इस केस में कितने हैं जी? 3 हैं। तो जब लीस्ट काउंट जो है वो कम होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे, यानी इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। और जब हमारे पास लीस्ट काउंट ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? कम होंगे। और लीस्ट काउंट ने बढ़ना या कम कब होना है? जब इंस्ट्रूमेंट चेंज होना है। अब हम लीस्ट काउंट और अनसर्टेनिटी को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर लीस्ट काउंट जो है वो कम हो, लीस्ट काउंट के कम होने से आपके पास जो है वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा आते हैं, यानी वो वाले फिगर्स जिनकी अहमियत ज्यादा होती है वो ज्यादा आते हैं, यानी आपके पास मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाती है। तो मैंने बोला कि लीस्ट काउंट कम होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे तो अनसर्टेनिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां से अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी भी मेजरमेंट में मौजूद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के रूल्स को डिस्कस करेंगे।